नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम समाजशास्त्र के विचारकों के अंतर्गत इमाइल डर्कहाइम को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इमाइल डर्कहाइम का जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक तथ्य को पढ़ेंगे, आत्महत्या के सिद्धांत को पढ़ेंगे, हम फंक्शनिज्म ऑफ डर्कहाइम पढ़ेंगे, मतलब प्रकार्यवाद, दुर्खीम का प्रकार्यवाद, जिसके अंतर्गत हम स्पेंसर का प्रभाव पढ़ेंगे। और प्रकार्यवाद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धर्म का प्रकार्य, अपराध के प्रकार एवं श्रम विभाजन के प्रकार। तो चलिए हम उनके जीवन परिचय से शुरू करते हैं। इमाइल डर्कहाइम फ्रांस के निवासी थे। उनका जन्म फ्रांस के एपिनल में हुआ 15 अप्रैल 1858 को एवं 1913 में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर बनकर समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया। समाजशास्त्र के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, धर्म एवं श्रम विभाजन के विषय में उल्लेखनीय योगदान दिया। बात की जाए उनके द्वारा लिखी हुई किताबों की, तो सबसे पहली किताब है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो उन्होंने 1893 में लिखी थी। दूसरी किताब है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो उन्होंने 1895 में लिखी थी। तीसरी किताब है सुसाइड, जो उन्होंने 1897 में लिखी थी। चौथी किताब है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो उन्होंने 1912 में लिखी थी। एजुकेशन एंड सोसाइटी, जो उन्होंने 1922 में लिखी थी। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, जो 1924 में लिखी थी। एजुकेशन मोरल 1925 में लिखी थी। सोशलिज्म 1928 में लिखी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स के अंतर्गत के लिए जो ज़रूरी है वो यही किताबें हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह क्रोनोलॉजिकली आप स्क्रीनशॉट लें और इसे इसी तरह याद करें, क्योंकि परीक्षा में यह पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक किस क्रम में लिखी गई थी, यानी उनके वर्ष का क्रम किस सन में लिखी गई थी, उस क्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के विषय में इमाइल डर्कहाइम ने अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो उन्होंने 1895 में लिखी थी, में उन्होंने इसका विवरण दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक तथ्यों का वर्णन किया है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में मानने के लिए कहा है। उनका मानना है कि सामाजिक तथ्यों को भौतिक वस्तुओं के रूप में माना जाए एवं उसी प्रकार से उनका विश्लेषण किया जाए एवं उसी प्रकार से उनका अध्ययन किया जाए। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में यानी भौतिक वस्तुओं के रूप में मान के उनका अध्ययन किया जाए। यद्यपि हमारे पास सामाजिक तथ्य भौतिक रूप में मौजूद नहीं है, फिर भी हम उन्हें भौतिक वस्तुओं के रूप में मानकर ही उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में मानने से अध्ययन में वैज्ञानिकता आती है। अब हम सामाजिक तथ्यों की बात करेंगे। डर्कहाइम के सामाजिक तथ्य स्पेंसर के व्यक्तिवादी तथ्यों से अलग थे। डर्कहाइम के सामाजिक तथ्यों पे विचार स्पेंसर के व्यक्तिवादी विचारों से बिल्कुल भिन्न थे, बिल्कुल अलग थे। कैसे? स्पेंसर व्यक्तिवादी थे, अर्थात उनका कहना यह था कि समाज में घटने वाली सारी घटनाएं जो हैं वो व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति पे केंद्रित होती हैं, जबकि इमाइल डर्कहाइम का कहना था कि समाज में घटने वाली सभी घटनाओं का जो केंद्र है वो समाज ही है, व्यक्ति नहीं, एवं किसी भी सामाजिक घटना का जो अध्ययन है उसका विश्लेषण सामाजिक संदर्भ में के अधीन ही किया जाना चाहिए। व्यक्तियों को आधार मान के जो अध्ययन किए जाते हैं उसे इमाइल डर्कहाइम ने अवैज्ञानिक माना है। सामाजिक तथ्यों को भी भौतिक वस्तुओं की तरह मानना चाहिए, ताकि जब हम सामाजिक तथ्यों को भौतिक वस्तुओं की तरह मान के कोई नियम या सिद्धांत प्रतिपादित करें तो वो सार्वभौमिक हों एवं उनमें वैज्ञानिकता हो, उस अध्ययन में वैज्ञानिकता हो। सामाजिक तथ्यों की कुछ विशेषताएं हैं जो हम अभी देख लेते हैं। सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं में सबसे पहले है बाह्यपन। बाह्यपन से आशय यह है, जो सामाजिक तथ्य होते हैं वह व्यक्ति के बाहर रहते हुए भी व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करते हैं, अर्थात समाज में व्याप्त सारी चीज़ें मनुष्य को आंतरिक तौर पे प्रभावित करती हैं, भले ही वह मौजूद व्यक्ति के बाहर हो।
उसी प्रकार दूसरी विशेषता है आंतरिकता। इसका भी वही अर्थ है, बाहर उपस्थित तथ्य मनुष्य को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए समाज द्वारा प्राप्त जो भी अनुमोदन होता है, समाज द्वारा जो भी एक व्यक्ति प्राप्त करता है, वह उसके व्यवहार के नियंत्रण में सहयोगी होता है। या उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि समाज द्वारा प्राप्त अनुमोदन व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। तीसरी विशेषता है सार्वभौमिकता। डर्कहाइम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की सार्वभौमिकता से यह अर्थ है कि सामाजिक तथ्य सभी व्यक्तियों के चेतन अवस्था को समान रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूजा करने आदि का जो नियम है कि ये जो विश्वास हैं, ये जो मूल्य हैं, वो सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं। या यह कह सकते हैं कि पूजा करने एवं प्रकृति पे जो विश्वास है, इसको सभी मनुष्य सामूहिक रूप से मानते हैं। चौथी विशेषता है वस्तुनिष्ठता एवं सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य तथ्यों का अध्ययन बिना पूर्वाग्रहों को जाने हुए करना एवं पूर्व निर्धारित सोच के स्थान पर नई सोच के साथ सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण करना। यह सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं थीं। बाह्यपन अर्थात सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहते हुए भी मनुष्य को भीतर से प्रभावित करते हैं। आंतरिकता, सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहते हुए भी आंतरिक तौर पर मनुष्य को प्रभावित करते हैं। सार्वभौमिकता से तात्पर्य यह है कि सामाजिक तथ्य सभी व्यक्तियों की चेतन अवस्था को एक समान रूप से प्रभावित करता है। एवं वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य यह है कि सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण या अध्ययन जो है वो बिना पूर्वाग्रहों को जाने हुए करना। अगला टॉपिक है सुसाइड यानी आत्महत्या। इमानुएल डर्कहाइम ने आत्महत्या को व्यक्तिगत घटना न मानकर सामाजिक घटना माना है एवं इसका कारण उन्होंने सामाजिक संरचना को माना है। यानी आत्महत्या का जो कारण है वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक संरचना है। उसका सामाजिक शक्तियाँ जिनका उद्गम व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होता है, वही आत्महत्या का निर्धारण करती हैं। इमानुएल डर्कहाइम का मानना है कि आत्महत्या जो है वो आनुवंशिक तनावों आदि के कारण नहीं होती है, बल्कि एक सामाजिक संरचना के कारण होती है। अर्थात समाज में एकात्मकता जितनी कम होगी, आत्महत्या उतनी अधिक होगी। इसी के संबंध में इमानुएल डर्कहाइम ने निम्नलिखित विचार दिए हैं। आत्महत्या के संबंध में इमानुएल डर्कहाइम ने निम्नलिखित विचार दिए हैं। कौन कौन से? पहला है, सामाजिक संरचना में एकात्मकता जितनी अधिक होगी, आत्महत्या में उतनी कमी आएगी। यानी कि समाज की धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक एकात्मकता जितनी अधिक होगी, आत्महत्या की संख्या उतनी ही कम होगी। सामाजिक क्षीण व्यवस्था का परिणाम आत्महत्या। जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें जितनी क्षीणता आती है, उसका परिणाम उतनी ही अधिक आत्महत्या के रूप में होता है। जैसे परिवारों का विघटन, विवाहों का विघटन, विवाहों का टूटना आदि आत्महत्या को बढ़ावा देता है। इसका संबंध किसी व्यक्ति से नहीं अपितु संपूर्ण समाज से, क्योंकि आत्महत्या सामाजिक कारणों से होती है। यानी आत्महत्या जो है वह समाज की संरचना पर निर्भर है, इसीलिए इसका संबंध किसी व्यक्ति से नहीं अपितु यह व्यक्ति द्वारा किया गया है। लेकिन फिर भी इसका संबंध किसी एक व्यक्ति मात्र से नहीं बल्कि संपूर्ण समाज से है, यानी संपूर्ण सामाजिक क्रियाओं से है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या तभी करता है जब समाज से उसके संबंध कमजोर हो जाते हैं या वह अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। क्योंकि आत्महत्या एक सामाजिक कारण है, इसी के आधार पर इमानुएल डर्कहाइम ने आत्महत्या के प्रकार बताए हैं, जो कि 3 हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है ईगोइस्टिक सुसाइड यानी अहमवादी आत्महत्या। दूसरा है परार्थवादी परोपकारी यानी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तीसरा है एनोमी सुसाइड यानी अस्वाभाविक आदर्शहीन आत्महत्या। कहीं कहीं आपको चौथा प्रकार भी मिल जाएगा, भाग्यवादी आत्महत्या। लेकिन यदि आपके परीक्षा में आए कि इमानुएल डर्कहाइम द्वारा कितने प्रकार के आत्महत्या बताए गए हैं, तो आप 3 पे ही लगाएं। पहली आत्महत्या है अहमवादी आत्महत्या यानी ईगोइस्टिक सुसाइड। इसके अंतर्गत जब व्यक्ति व समाज के बीच जो संबंध की कड़ी है वो कमजोर हो जाती है,
और व्यक्ति आत्महत्या करता है। ऐसी आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। यह सबसे कॉमन सुसाइड है। सबसे कॉमन सुसाइड कौन सा है? इगोइस्टिक सुसाइड। यानी जितने आत्महत्याएं होती हैं समाज में, उसमें से सर्वाधिक इगोइस्टिक सुसाइड ही होती हैं। इसमें उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे व्यक्ति अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करने लगे या अपने आप को हीन महसूस करने लगे और डिप्रेशन में जाए और फिर आत्महत्या कर ले, तो ऐसे आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। दूसरी आत्महत्या है परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो उसके अंदर परोपकार की भावना इतनी अधिक होती है कि वह इस भावना के अंतर्गत आत्महत्या कर लेता है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सैनिक है जो घायल हो, तो वह आत्महत्या कर लेता है क्योंकि वह जीवन भर उसने सेवा की है, परोपकार किए हैं और वह अब नहीं चाहता कि वह किसी पे बोझ बन के रहे, इसलिए वह सुसाइड कर लेता है ताकि वह किसी पे बोझ बन के ना रहे। तीसरी है एनोमी सुसाइड, यानी अस्वाभाविक आत्महत्या या आदर्श विहीन आत्महत्या। इसे हम परिस्थिति जन्य कह सकते हैं। परिस्थिति जन्य जैसे कि यह स्वाभाविक नहीं है, सामान्य नहीं है। अभी वर्तमान में देखें उदाहरण, तो कोविड-19 के चलते जो पेंडेमिक आई थी उसमें कई लोगों के व्यवसाय खत्म हो गए। जैसे आपने देखा कि मुंबई, दिल्ली आदि से कितने सारे मजदूर उस समय पेंडेमिक में और लॉकडाउन के चलते हुए अपना व्यवसाय छोड़ के, अपना काम छोड़ के, या जो भी मजदूरी श्रम जो भी करते थे वो छोड़ के आए और उनके पास व्यवसाय के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कई लोगों ने आत्महत्याएं की। या किसान जैसी आत्महत्या करता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो आत्महत्या कर लेता है। इसे अस्वाभाविक या परिस्थिति जन्य आत्महत्या कहते हैं। एक चौथी आत्महत्या है भाग्यवादी आत्महत्या। यह हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई किशोर अवस्था का या कोई भी समाज में व्यक्ति जिसके ऊपर अधिक नियंत्रण लगाया जा रहा हो, आदर्शवादिता बहुत ज़्यादा हो जिस जगह पे, या कोई कठोर नियंत्रण लग रहे हों, तो उससे तंग आके लोग जब आत्महत्या कर लेते हैं तो उसे भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। फंक्शनिज्म यानी प्रकार्यवाद। इमाइल डर्कहाइम ने अपनी रचना द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एवं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में प्रकार्यवाद की विवेचना की। उनके अनुसार किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान ही प्रकार्य कहलाता है। दुर्खीम ने समाज को एक जीवधारी के रूप में माना। जैसे कि शरीर को जीवित रखने के लिए हवा पानी की पूर्ति आवश्यक है, वैसे ही समाज को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्तियां जिन गतिविधियों द्वारा होती है उन्हीं को उनका प्रकार्य कहते हैं। जैसे धर्म, नातेदारी, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन आदि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अपना योगदान देते हैं वही उनका प्रकार्य है। दुर्खीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के प्रकार्यों को बताया है। दुर्खीम का प्रकार्यवाद स्पेंसर के प्रकार्यवाद से प्रभावित था, जिसके अनुसार प्रकार्य किसी व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है। डर्कहाइम ने प्रकार्यवाद के अंतर्गत धर्म, अपराध एवं श्रम विभाजन के प्रकार्य को बताया। सबसे पहले हम धर्म के प्रकार्य को पढ़ेंगे। इमाइल डर्कहाइम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। उनके अनुसार धार्मिक धारणाएं सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करती हैं एवं मनुष्य में यह चेतना जागृत करती हैं कि वह पूर्णतया समाज पर निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करते हुए डर्कहाइम ने टोटमवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत शक्ति जो है किसी वस्तु में नहीं, किसी स्थान में नहीं, बल्कि स्वयं व्यक्तियों के विचारों में है। अगला है अपराध के प्रकार्य।
दुर्खीम अपराध के प्रकार को सामाजिक विकृति मानते हैं। उनके अनुसार समाज में एकीकरण एवं समाज में विघटन की प्रवृत्ति के कारण मौजूद होते हैं। विघटन या अलगाव की प्रवृत्ति ही अपराध जैसे प्रकारों को प्रोत्साहित करती है। अगला है श्रम विभाजन के प्रकार। श्रम विभाजन के प्रकार की विवेचना उन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है। श्रम विभाजन में समाज दो कार्य करता है। पहला तो यह कि व्यक्ति एवं समूहों को अलग अलग प्रकार के कार्यों में विभाजित कर देता है एवं श्रम विभाजन के कारण समाज में लोगों और समूहों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है और इसी पारस्परिक निर्भरता वाली एकता को डर्कहाइम सावियवी एकता कहते हैं। कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। इमाइल डर्कहाइम प्रत्यक्षवादी थे। प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ होता है कि किन्हीं भी तथ्यों का निरीक्षण, वर्गीकरण, परीक्षण व विश्लेषण के स्तर पर अध्ययन करना। वो विकासवादी थे। विकासवादी का क्या अर्थ होता है कि समय के साथ क्रमिक परिवर्तन, यानी कि पुरानी सोच के स्थान पे नई सोच का स्वागत। दुर्खीम प्रकारवादी थे। प्रकारवाद को हम समझा चुके हैं, फिर भी प्रकारवादी का अर्थ होता है समाज के अवयवों का एक तंत्र, जिसे प्रकार्यात्मक एकीतंत्र कहते हैं। भी अवयव कौन कौन से होते हैं? धर्म, परिवार, नातेदारी, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन इत्यादि। और इन सब का जो समाज को बनाए रखने में योगदान है वही उनका प्रकार कहलाता है। और यह अवधारणा किसने दी थी? इमाइल डर्कहाइम ने। इसी के साथ इमाइल डर्कहाइम का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम इनके विषय में एक दो और बातें जान लेते हैं। जैसे कि इमाइल डर्कहाइम अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी थे। और किस प्रकार के उत्तराधिकारी थे? क्योंकि अगस्त कॉम्ट की जो अवधारणा थी वो प्रत्यक्षवाद पे विश्वास करते थे और अगस्त कॉम्ट के बाद इमाइल डर्कहाइम ने ही प्रत्यक्षवाद को आगे बढ़ाया। डर्कहाइम का कहना था कि जो समाज है वो सामाजिक तथ्यों का एक समूह है। और सामाजिक तथ्य क्या क्या है? विवाह, भाषा, धर्म इत्यादि जो भी समाज में मौजूद है। समाज को वो एकीकृत समग्र के रूप में कहते थे। टोटमवाद। इमाइल डर्कहाइम का कहना था कि ये जो प्रतीक हैं इनमें स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। ये तो उन पर लोगों का विश्वास है। अतः जो धर्म है, जो व्यक्ति है वो धर्म की पूजा नहीं करते बल्कि समाज की पूजा करते हैं। इमाइल डर्कहाइम के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो परीक्षाओं में आ जाते हैं। आप उन्हें नोट डाउन करें। पहला, समाज एक यथार्थपरक वास्तविकता है, सुई जेनरस भी कहते हैं। समाज स्वतः स्फूर्त है एवं व्यक्ति को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। तीसरा, समाज ही वास्तविक चेतना है। चौथा, समाज ही धर्म है, ईश्वर है व स्वर्ग का साम्राज्य है। पांचवा, स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। छठवां, धर्म सामूहिक चेतना व समाज की अभिव्यक्ति है। इसी के साथ इमाइल डर्कहाइम चैप्टर समाप्त हुए। धन्यवाद।